आज हम भारतीय संविधान की बिल्कुल आत्मा में झांकने वाले हैं और उस एक वादे को समझने की कोशिश करेंगे जो हर नागरिक से किया गया है। वो है समानता का अधिकार। खास तौर पर हम अनुच्छेद 12 से 18 पर गौर करेंगे, जो इस अधिकार की असली बुनियाद हैं। सोच कर देखिए कितनी गहरी बात है ये। जेल में असल में होता क्या है? आपकी घूमने फिरने की, बोलने की, मतलब लगभग 90% मौलिक आज़ादी छीन ली जाती है ना? और जिंदगी एक सजा जैसी लगने लगती है। बस यही इन अधिकारों का महत्व है। ये किसी भी इंसान के जीवन को सम्मानजनक बनाते हैं, उसे जीने लायक बनाते हैं। तो चलिए इन मुद्दों के जरिए परत दर परत समझते हैं कि हमारा संविधान समानता की रक्षा आखिर करता कैसे है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इन अधिकारों को मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं? ये साधारण कानूनी अधिकारों से अलग कैसे हैं? तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये अधिकार जीने के लिए इतने जरूरी हैं कि इन्हें कोई भी, ना तो कोई दूसरा नागरिक और ना ही सरकार छीन सकती है। ये हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। कानूनी अधिकार तो संसद बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को छूना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये अधिकार असीमित हैं। यहाँ निलंबन और प्रतिबंध के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए देश में कोई राष्ट्रीय आपातकाल है, तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए इन अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब अस्थायी रोक लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अधिकार, जैसे 3 तलाक, समाज के लिए एक धब्बे जैसा माना जाता है, तो संसद उसे हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर सकती है, यानी खत्म कर सकती है। अब ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हैं। हमारे संविधान में बाकायदा ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो इनकी रक्षा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सुरक्षा कवच आखिर हैं क्या। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को बहुत बड़ा रखा गया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार से लेकर किसी शहर की नगर पालिका तक या कोई भी सरकारी संस्था, हर कोई इन मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और अब आता है मौलिक अधिकारों का असली सुपर हीरो, अनुच्छेद 13। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने का हो या आज की तारीख में बनाया गया हो, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाएगा तो वो अपने आप रद्द हो जाएगा, खत्म। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? 3 तलाक का मामला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भले ही वो एक पर्सनल लॉ का हिस्सा था जो सदियों से चला रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। ये शक्ति अनुच्छेद 13 से ही मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समानता के पहले और सबसे अहम स्तंभ यानी अनुच्छेद 14 पर नजर डालते हैं। इसमें 2 बहुत ही दिलचस्प बातें शामिल हैं। अनुच्छेद 14 को आप एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ ये कहता है कि कानून अंधा है, मतलब राष्ट्रपति हों या एक आम नागरिक, सबके लिए कानून बराबर है। वहीं दूसरी तरफ ये भी मानता है कि कभी-कभी न्याय के लिए अलग-अलग लोगों के साथ अलग बर्ताव करना भी जरूरी हो जाता है। जैसे ट्रेन में बच्चों का टिकट आधा लगता है और बड़ों का पूरा। ये भेदभाव नहीं है, बल्कि ये एक वाजिब वर्गीकरण है। तो कानून की बात हो गई, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में, मतलब समाज और नौकरियों में समानता का ये सिद्धांत कैसे काम करता है। अनुच्छेद 15 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब किसी को उसकी जाति या धर्म के आधार पर किसी दुकान, होटल या कुएं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन यहीं पर सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। संविधान ये कहता है कि जो समूह इतिहास में पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए, बाकियों के बराबर खड़ा करने के लिए राज्य कुछ खास कदम उठा सकता है, जैसे कि आरक्षण। इसका मकसद किसी को रोकना नहीं, बल्कि जो पीछे रह गए हैं उन्हें सहारा देना है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। सोर्स ये तर्क देता है कि आरक्षण एक लक्षण है, बीमारी नहीं। असली बीमारी है जाति व्यवस्था। इसका एक हालिया उदाहरण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की घटना है, जिनके मंदिर जाने के बाद उस जगह को शुद्ध करने के लिए धोया गया था। ये दिखाता है कि भेदभाव की जड़ें आज भी समाज में कितनी गहरी हैं। और बिल्कुल इसी तरह अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर मौके देने की बात करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि आरक्षण के जरिए ये सुनिश्चित किया जाए कि हर वर्ग का सही प्रतिनिधित्व हो। यह आरक्षण जाति, लिंग या कभी-कभी निवास स्थान के आधार पर भी हो सकता है। तो समानता की इस चर्चा के आखिर में अब हम उन अनुच्छेदों पर आते हैं जिनका मकसद ही समाज में चली आ रही पुरानी ऊंच नीच को जड़ से उखाड़ फेंकना था। अनुच्छेद 17 छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। यहाँ एक बहुत अच्छा आधुनिक उदाहरण दिया गया है। जैसे कोरोना के समय किसी से स्वास्थ्य कारणों से दूरी बनाना एक अलग बात है, लेकिन किसी को उसकी जाति की वजह से अछूत मानना और उससे दूर रहना, ये एक अपराध है।
और आखिर में अनुच्छेद 18। ये महाराजा, राय बहादुर या सर जैसी उपाधियों को खत्म करके सामाजिक बराबरी लाने की कोशिश करता है। मतलब जो रुतबा जन्म से मिला है उसे खत्म करो। हाँ, शिक्षा और सेना से जुड़ी उपाधियां जैसे डॉक्टर या ब्रिगेडियर आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी काबिलियत दिखाती हैं, आपकी पैदाइश नहीं। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये पांचों स्तंभ एक साथ मिलकर समानता के अधिकार का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को कानून और समाज की नज़रों में बराबर का दर्जा मिले। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर आरक्षण जैसे उपाय ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए बनाए गए हैं, तो फिर एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जहां समानता इतनी स्वाभाविक हो जाए कि इन उपायों की जरूरत ही ना पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।